मेरे हस्बैंड यूपी पुलिस में थे। हमारी नई नई शादी हुई थी। ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए हम लोग मेरे हस्बैंड की ड्यूटी के हिसाब से रूम चेंज कर लिया करते थे। कुछ महीने उनकी पोस्टिंग बरेली रहती तो कभी मुरादाबाद या रामपुर। उस दौरान हम बरेली में रहते थे। मेरे हस्बैंड एक वीक के लिए डे नाइट पर थे। एक शाम को मैं सब्जी और ग्रोसरी का सामान खरीदने थैला लेकर रोड पर निकल पड़ी। नया शहर था मेरे लिए और रोड पर कोई सब्जी वाला नहीं दिख रहा था। चलते चलते मैं एक सुनसान रोड पर पहुंच गई। शायद मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए कि सब्जी कहाँ मिलती है। कुछ देर बाद मुंह ढांककर एक औरत आती हुई दिखाई दी। मैंने उसे रोककर पूछा, सुनिए आंटी जी, मैं यहाँ नई हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं सब्जियाँ कहाँ मिलती हैं? औरत ने अपने चेहरे से साड़ी हटाई तो मैं एकदम से घबरा गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था, जैसे उसका पूरा चेहरा जला हुआ हो। यहाँ से कुछ दूर आगे सब्जी मंडी है, इतना कहकर औरत चली गई। पहले मैंने सोचा किसी और से पूछती हूँ, पर मुझे लगा कि थोड़ा आगे जाकर देख ही लेती हूँ, क्या पता मंडी मुझे मिल जाए। काफी दूर आगे जाने पर एक चौकोर ग्राउंड दिखाई दिया। ऊंची दीवारों पर बड़ा सा गेट लगा हुआ था। जब मैं मंडी के अंदर घुसने ही वाली थी, तभी कोई मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। जब मैं ग्राउंड के अंदर गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई। बाहर से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि अंदर इतनी बड़ी मंडी है। मंडी के अंदर सिर्फ सब्जियां ही नहीं बिक रही थी, मीट मछली वगैरह की दुकानें भी थीं। शुरुआत में ही एक बड़ी सी अचार की दुकान थी। मैं दुकान के अंदर घुस गई। बहुत बड़ी बड़ी परातों में लगभग हर चीज का अचार रखा हुआ था। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, भाग जाओ यहाँ से। इस बार भी आसपास कोई नहीं था। मैंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और अचार देखने लगी। दुकान के बाहर के हिस्से में दुकानदार खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि थोड़ा अचार चक्कर देखूं। जैसे ही मैंने अचार उठाने के लिए हाथ उठाया, अचार के ढेर में से एक जला हुआ हाथ निकला और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उस जले हुए पंजे ने मेरी गर्दन को इस तरह पकड़ रखा था कि मैं आवाज ही नहीं निकाल पा रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर बाहर देखने की कोशिश की तो दुकानदार भी गायब हो चुका था। कोई मदद करो प्लीज। बराबर वाले अचार के ढेर पर चाकू पड़ा हुआ था। मैंने चाकू उठाया और अचार के ढेर से निकले हाथ को काट डाला। तब जाकर उस हाथ ने मेरी गर्दन छोड़ी। मैं तुरंत ही घबराकर दुकान से बाहर निकल गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को फोन कर दूं या तुरंत ही घर लौट जाऊं, पर पता नहीं किस चीज ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा अब सब्जी खरीद कर ही वापस जाऊंगी। कुछ दूरी पर ही एक आदमी आलू प्याज बेच रहा था। मैंने जल्दी से उससे सामान खरीदा और थैली में डालकर आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर मुझे ध्यान आया कि मैंने आलू प्याज वाले को 500 का नोट दे दिया था और बकाया पैसे वापस लेना ही भूल गई। मैं वापस आलू प्याज वाले को ढूंढने पहुंची तो वो वहाँ पर नहीं था। वहाँ एक मटन वाले की दुकान थी। वो कसाई बहुत बुरी तरह से मीट की बोटियां काटने में लगा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे कुछ पूछ लूं, लेकिन वो खड़ा, कहिए मैडम, काट दूं कुछ आपके लिए भी। उसकी हंसी ने मुझे डरा ही दिया। नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप यहाँ से खाली हाथ तो जाएंगी नहीं। उस कसाई ने अपने बराबर में रखी बाल्टी उठाई, जिसमें शायद बकरों का खून भरा हुआ था, और उस बाल्टी का खून मेरे मुंह पर फेंक दिया। मैं बुरी तरह घबरा गई और सीधे मंडी के बाहर भागी, लेकिन मंडी का दरवाजा बंद था। किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद किया हुआ था। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने पलटकर देखा तो मंडी में मौजूद सारे दुकानदार भूत प्रेतों में बदल चुके थे। वे जलती हुई लकड़ियां लेकर मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैंने पर्स में से मोबाइल निकालकर अपने हस्बैंड को फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं हिम्मत से काम लूं, वो किसी न किसी को जरूर भेज देंगे। सारे भूत हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन सब ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मुझे जाने दो, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे कपड़ों में आग लगा दी। मैं बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी।
तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खोला। बाहर से ताला खुलने की आवाज सुनते ही सारे भूत गायब हो गए। मंडी की दुकानें भी गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उस पूरे ग्राउंड में मैं अकेली हूँ। बाहर से 2 पुलिस वालों ने गेट खोला। उन्हें मेरे हस्बैंड ने भेजा था। मुझे यहाँ से लेकर चलिए, यहाँ भूतों की मंडी। देखिए उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरे ऊपर खून डाला और मुझे जला भी दिया। मैडम, आपके ऊपर ना तो खून है और ना ही आप कहीं से जली हुई हैं। और आप यहाँ इस मैदान में अब क्या कर रही हैं? यह मैदान पिछले 5 सालों से बंद है। पहले कभी यहाँ मंडी लगा करती थी, लेकिन एक बार मंडी में आग लग गई। दिवाली का त्योहार था, मंडी में बहुत भीड़ थी। मंडी में भगदड़ मच गई और कई औरतें और बच्चे कुचलकर मर गए। बहुत सारे लोग जलकर मर गए। चलिए हमारे साथ। लेकिन मैंने यहाँ से सब्जी खरीदी थी, ये देखिए। मैंने थैले में हाथ डालकर सब्जी बाहर निकालनी चाहिए, लेकिन थैले में कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपना पर्स चेक किया। 500 का नोट मेरे पर्स में ही पड़ा हुआ था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं साबित कर सकूं कि मैंने यहाँ मंडी देखी थी। रूम पर पहुंचकर सबसे पहले मैंने खुद को शीशे में देखा तो कोई खून का निशान नहीं था, ना ही मैं कहीं से जली थी। आज तक मैं किसी को उस घटना के बारे में यकीन नहीं दिला पाई, अपने हस्बैंड को भी नहीं। लेकिन मैं उस घटना को अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाई। अब मुझे किसी भी शहर की मंडी में जाते हुए बहुत डर लगता है। रमन राधेपुर गांव में नया आया था, लेकिन ये क्या 8 बजे के बाद उसे पूरा गांव शांत दिखता। ना कोई घर से बाहर निकलता, ना गलियों में रोशनी होती। अरे ये कैसा अजीब सा गांव है। शाम को तो सुहानी हवा चलती है, आग जलती है, महफिलें जमती है। यहाँ शाम को ही सुनसान हो जाता है। अरे भैया सो जाओ, यहाँ का रिवाज नहीं है इन सब का। पता नहीं क्या गांव के बारे में। रमन कुछ पूछता इससे पहले ही वो पड़ोसी दरवाजा बंद कर लेता है। रमन कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन करता भी क्या, तो वो भी खुद को कमरे में बंद कर लेता है। अगली रोज। अरे चाचा, ये बताओ कि क्या बात है? अरे पूरा का पूरा गांव रात में ऐसे सो जाता है जैसे कि शमशान घाट। अंदर क्यों चला जाता है ये गांव शाम के बाद से? अरे जीते जी शमशान में ना चले जाएं, इसीलिए तो सब घर में बंद हो जाते हैं। ये गांव 8 बजे के बाद से भूतों के हवाले हो जाता है। रात को जो भी बाहर निकला वो उसे मार देते हैं। कई लोगों की लाश पेड़ पर टंगी मिलती है। ओह, ये क्या बात होती है? मैं नहीं मानता। पुलिस वाले क्या करते हैं? तभी एक औरत वहाँ आती है। पुलिस क्या करेगी भूतों का? उन्हें क्या पता कि किसकी सरकारी नौकरी है और किसकी नहीं। अरे पुलिस वाली की बीवी हूँ मैं तो न जाने दूँ उसे ड्यूटी पर। लाओ चाचा, चीनी तोलो। रमन ठान लेता है कि वो पता लगा कर ही रहेगा कि गांव में भूतों के राज का क्या माजरा है। एक रात वो धीरे से अपनी खिड़की का पर्दा खोलता है तो सामने उसे बिना सर वाले लोग घूमते दिखते हैं। अरे ये क्या, बिना सर वाले लोग? ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रमन जल्दी से अपनी खिड़की का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन आवाज इतनी तेज होती है कि एक भूत उसे देख लेता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ना बाबा ना, हे भगवान मुझे बचा लो। लेकिन भूत रमन का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। रमन को लगता है कि अब वो मरने ही वाला है, क्योंकि दरवाजा तो अब टूट कर ही रहेगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन मरने से पहले हार मान लेना ठीक भी नहीं। मरना तो है ही, क्यों ना एक रिस्क लूं। रमन दरवाजे के साइड में बोरा लेकर खड़ा हो जाता है और धीरे से कुंडी खोल देता है। जैसे ही भूत अंदर आता है वो बोरा उसके ऊपर डाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तू होगा बड़ा भूत, लेकिन मैं भी हनुमान का भक्त हूँ और जिसके साथ हनुमान है उसे कोई भूत पिशाच नहीं मार सकते। वो बिना कुछ सोचे बोरे पर जोर जोर से वार करता है कि तभी अंदर से आवाजें आने लगती हैं, लेकिन उसकी आवाज बिना रमन के किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। वो जैसे ही बोरा उस आदमी के ऊपर से हटाता है, सामने उसे एक नाटे से कद का काला सा आदमी दिखता है। रमन उसके सर पर जोर का एक वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसी के कपड़ों को पहनता है, जिसमें सर नीचे वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे वो दिख रहा था। उसका चेहरा नहीं दिखता है। उन कपड़ों को पहनकर रमन बिना सर वाला आदमी जैसा दिखता है। जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता है।
अरे तुम्हें उस बस्ती में घूमना था, यहाँ कैसे? रमन हाँ में सर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। वो चलते चलते मार्केट पहुँचता है, जहाँ वो देखकर दंग रह जाता है। ये कैसे? यहाँ तो बड़े ही अजीब अजीब तरह के भूत घूम रहे हैं। इन लोगों का भांडा फोड़ना जरूरी है, लेकिन ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? तभी फिर रमन को एक अजीब सा भूत कहता है, चलो चलो, सरदार ने सबको वहाँ बुलाया है। रमन सबको फॉलो करता हुआ गांव के खुले मैदान में जाता है, जहाँ एक मोटा सा काला सा आदमी ढेर सारे खजाने के साथ बैठा होता है। मेरे भूतों, तुम लोगों ने गांव वालों को जो डरा कर रखा है वो सच में काबिले तारीफ है। ये डरपोक गांव वाले अब जिंदगी भर हर शाम घर के अंदर बंद हो जाएंगे और हम लूट पाट मचाते रहेंगे। ना पुलिस का डर, ना प्रशासन का। सुना है अब तो इस गांव को ही हॉन्टेड गांव घोषित कर दिया गया है। चलो अब इस खजाने को आपस में बांट लो, जाओ। सभी खजाना बांटने में लग जाते हैं और काला मोटा सरदार वहाँ से चला जाता है। रमन समझ जाता है कि ये लोग डाकू हैं और गांव पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपना लूटपाट का काम खुले में कर सकें। फिर क्या, अगले रोज रमन उस डाकू को बांध कर रखता है और सारे गांव वालों के सामने लाता है। बोलो, बताओ गांव वालों को कि तुम कौन हो और ये काम क्यों कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता। सरदार किसी को नहीं छोड़ेंगे। रमन फिर गांव वालों को वो ड्रेस पहनकर दिखाता है और लोगों को सारी बात बताता है। अपने मोबाइल में बनाई वीडियो और फोटो दिखाता है। ये तो बहुत बड़ा खेल हो रहा था हम लोगों के साथ, लेकिन रमन भैया आप तो बहुत बहादुर निकले। हनुमान जी का जो भक्त हूँ। अब ये सोचो कि इसे खत्म कैसे करना है। पुलिस को बोलकर फोर्स मंगवानी पड़ेगी रात में। अरे क्यों पुलिस, हम पूरे गांव वाले ही काफी हैं। रात को हर घर से एक मर्द बाहर आएगा और इन भूतों की बैंड बजाएगा। होता भी वही है। रात को सारे गांव वाले तय कर बाहर आते हैं और एक एक भूत का भूत उतारते हैं। गांव फिर से शाम को गुलजार हो जाता है।